नमस्कार, क्या बोलती दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। जहां एक तरफ पूरी दुनिया में कोरोना वायरस दहशत बनकर सामने आ रहा है, तो वहीं अगर बात करें अमेरिका और चीन की, तो दोनों देशों के बीच में गतिरोध लगातार जारी है। दरअसल हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के प्रसार को लेकर अमेरिका शुरुआत से चीन को दोषी मानता रहा है। पिछले कुछ समय से अमेरिकी राष्ट्रपति पर चीन के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर दबाव बन रहा है। ऐसे में गुरुवार को एक न्यूज चैनल से बात करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, हम लोग उनके साथ जारी सभी संबंधों को खत्म कर सकते हैं। वहीं इसके साथ ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन में हमने अमेरिकन पेंशन फंड में अरबों डॉलर लगाए थे, वो पैसा अब वापस ले लिया है। इसी तरह के और भी कई एक्शन लिए जा रहे हैं। वहीं जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि अलीबाबा ग्रुप जैसी कंपनियां न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, लेकिन वो अमेरिकी कंपनियों की तरह अपनी कमाई रिपोर्ट नहीं कर रही, इस सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा कि हम लोग इस मामले को काफी कड़ाई से देख रहे हैं। वहीं इसके अलावा एक अन्य सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा कि मैं फिलहाल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कोई बातचीत नहीं करना चाहता हूं। उनके साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन अभी मैं उनसे बात नहीं करना चाहता। वहीं इसके अलावा ट्रंप ने यह भी बताया कि कोरोना के मामले में चीन की निष्क्रियता से वो दुखी हैं। जाहिर है कि विश्व में इस महामारी की वजह से 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और सिर्फ अमेरिका में करीब 87,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वजह से पिछले कुछ सप्ताहों में अमेरिकी राष्ट्रपति पर भी चीन के खिलाफ एक्शन लेने के लिए दबाव बन रहा है। कोई जानकार मानते हैं कि वुहान से पूरे विश्व में कोरोना फैलने की मुख्य वजह चीन की निष्क्रियता थी, जिसके कारण चीन अब धीरे धीरे कई देशों के निशाने पर आ रहा है। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANP न्यूज। एक तरफ पाकिस्तान में कोरोना संक्रमण की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो फार्मा कंपनीज है वो पाकिस्तान सरकार के ही खिलाफ हो गई है। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान भारत से दुश्मनी निभाने के चक्कर में खुद ही तमाम मुश्किलों में फंस गया है। अगस्त महीने में जब नरेंद्र मोदी सरकार ने कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किया, तो पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापार पर पूरी तरह से बैन लगाने जैसा आत्मघाती कदम उठा लिया। कोरोना वायरस की महामारी के दौर में अब पाकिस्तान की ही दवा कंपनियां अपनी सरकार को भारत से आयात बैन करने को लेकर के आगाह कर रही हैं। एक तो आज कैबिनेट की मीटिंग में भी, आपकी लास्ट कैबिनेट मीटिंग में भी डिस्कस हुआ, बड़ा इशू था, और वो था इन ड्रग्स की इंपोर्ट का। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसका नोटिस भी ले लिया है और शहजाद अकबर को नॉमिनेट भी कर दिया है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता ये चली है कि
इंडिया से इवन लाइफ सेविंग ड्रग्स की इंपोर्ट बैन कर दी पाकिस्तान ने। डेंगू का मेडिसिन भी नहीं आने दिया। और आपने, मुझे याद है एक कैबिनेट मीटिंग में आपने बड़ी मुखालफत की थी जब लौटे केमिकल्स के लिए भरपूर कोशिश की थी रज़ाक दाऊद साहब ने कि वो केमिकल इंपोर्ट आ जाए 40,000 टन एंड ऑल दैट। लेकिन अब सामने नज़र आया है कि ड्रैप ने थेरापेटिक ड्रग्स के नाम के ऊपर हर किस्म का ड्रग इंपोर्ट हो रहा है, इवन वाइटामिन कैप्सूल्स भी और सब कुछ। इधर सारी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, गवर्नमेंट कोरोना से लड़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट के अंदर वेस्टेड इंटरेस्ट खुल के अपनी गेम खेल रहे हैं। मैं आपसे एक और केस भी डिस्कस करूंगा जो मैंने इंट्रो में इन्वेस्टिगेशन भी उसकी ऑर्डर कर दी, ये दुरुस्त बात है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में भारत से दवाओं के आयात को लेकर हंगामा मचा हुआ है। भारत से व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के कुछ दिनों बाद ही पाकिस्तान ने जीवन रक्षक दवाओं के आयात को लेकर छूट दे दी थी। हालांकि जीवन रक्षक दवाओं की आड़ में भारत से विटामिन से लेकर सरसों का तेल भी मंगाया जाने लगा। जब ये बात सामने आई तो पाकिस्तान की सरकार सवालों के घेरे में आ गई। विवाद बढ़ने पर पाकिस्तान की सरकार ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए। हालांकि पाकिस्तान सरकार की संभावित कार्रवाई को लेकर वहां की फार्मा इंडस्ट्री में खलबली मच गई। पाकिस्तान फार्मा एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन सैयद फारूक बुखारी का कहना है कि जब देश में कोरोना वायरस के मरीज बढ़ रहे हैं तो केंद्रीय कैबिनेट को भारत या किसी भी दूसरे देश से दवाओं और उसके लिए जरूरी कच्चे माल के आयात को बैन करने जैसा कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा, ऐसे वक्त में जब केंद्र और प्रांतीय सरकारें देश में बढ़ते कोरोना के मामलों से निपटने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्वारंटीन सेंटर्स, आइसोलेशन फैसिलिटी और अस्पतालों में विशेष वार्ड बनाने में जुटी हुई है, तो कोरोना मरीजों के लिए जरूरी दवाओं की आपूर्ति भी सुनिश्चित किए जाने की भी सख्त जरूरत है। कोरोना से निपटने के लिए पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री को अपनी पूरी क्षमता से दवाओं का उत्पादन करना होगा, लेकिन इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय क्लाइंट से कच्चे माल की आपूर्ति जारी रखनी होगी। गौरतलब है कि 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को समाप्त कर दिया था। इसके बाद अब पाकिस्तान ने भारत से सभी व्यापारिक रिश्ते खत्म कर लिए। लेकिन अब पाकिस्तान में लगातार जीवन रक्षक दवाओं की बढ़ती मांग को देखते हुए पाकिस्तान की फार्मा एसोसिएशन भारत से दवाओं के आयात की मांग कर रही है, ताकि कोरोना संकट में देश के हालातों को सुधारा जा सके। बता दें कि पाकिस्तान में इस समय 37,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में हैं, जबकि 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। न्यूज़ डेस्क स्पेशल रिपोर्ट PNB न्यूज़। वहीं पंजाब में हुए कोरोना ब्लास्ट के बीच एक अच्छी खबर आई है। नांदेड़ साहिब से लौटे 51 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। इन मरीजों का इलाज अमृतसर के श्री गुरु रामदास चैरिटेबल अस्पताल में चल रहा है, जहां रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। ये रिपोर्ट देखिए। पिछले दिनों नांदेड़ साहिब से पंजाब पहुंचे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की वजह से पंजाब में कोरोना संक्रमित मरीजों का ग्राफ एकाएक बढ़ गया और ये आंकड़ा अब धीरे धीरे 2000 की तरफ जा रहा है। लेकिन इसी बीच एक अच्छी खबर ये निकल कर आई है कि इलाज के बाद नांदेड़ साहिब से लौटे 51 मरीज ठीक होकर घर चले गए हैं। इन मरीजों के ठीक होने पर SGPC के सचिव रूप सिंह ने श्रद्धालुओं की हौसला अफजाई के लिए उन्हें फूल की मालाएं पहनाकर स्वागत किया और वाहेगुरु का शुक्रिया अदा किया। आज सतगुरु गुरु रामदास पातशाह की बख्शिश सदका गुरु हरगोबिंद पातशाह के गुरगद्दी दिवस ते गुरु रामदास अस्पताल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ कोरोना पेशेंट सरकार ਵੱਲੋਂ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ DC ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 53 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣ। टोटल कितने आ गए सी? ਟੋਟਲ 51 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੱਜ ਗਏ ਨੇ, 64 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾ ਵੀ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ। वहीं दूसरी तरफ इलाज के बाद ठीक हुए मरीजों के चेहरे पर भी खुशी की लहर दिखाई दी और उन्होंने इस मौके पर वाहेगुरु और डॉक्टरों को शुक्रिया अदा किया। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਧੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾ ਸੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭੱਜੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਸਰਾ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਫਸ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਫਸੇ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਅੱਜ? ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਂ, ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ? गौरतलब है कि नांदेड़ साहिब से 3500 से ज्यादा श्रद्धालु पंजाब लौटे हैं और अभी कई लोगों की जांच रिपोर्ट आनी बाकी है। इन श्रद्धालुओं के पंजाब लौटने से पंजाब में मानो कोरोना की सुनामी आ गई और मरीजों की संख्या 2000 के करीब पहुंच गई। फिलहाल अभी कई श्रद्धालु क्वारंटीन हैं और कईयों का इलाज जारी है। अमृतसर से अमित कुमार की रिपोर्ट, ANB न्यूज। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार तीसरे दिन भी केंद्र सरकार की ओर से घोषित किए गए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के इस्तेमाल को लेकर जानकारी दी। शुक्रवार की घोषणाओं में वित्त मंत्री ने कृषि और इंफ्रा से जुड़े मुद्दों पर कई बड़े ऐलान किए। ये रिपोर्ट देखिए। बीते बुधवार से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के बारे में जानकारी दे रही हैं। इसी कड़ी में वे शुक्रवार को भी मीडिया से मुखातिब हुई, जहां उन्होंने कृषि क्षेत्र के लिए 11 ऐलान किए। इसमें 8 फैसले कृषि और इंफ्रा से जुड़े थे, जबकि 3 फैसले गवर्नेंस और रिफॉर्म से जुड़े हुए थे। Today, the third tranche of announcements which are being made is focusing on agriculture and allied activities. Agriculture, fisheries, dairy, animal husbandry and allied activities. चलिए जानते हैं कि वित्त मंत्री ने तीसरी किस्त में क्या कुछ ऐलान किया है। गवर्नेंस और रिफॉर्म के सुधार, किसानों की निश्चित आय, जोखिम रहित खेती और गुणवत्ता के मानकीकरण के लिए एक कानून बनाया जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि किसानों का उत्पीड़न रुकेगा और किसानों के जीवन में सुधार आएगा। देश में एक केंद्रीय कानून बनाया जाएगा जिससे किसान अपने उत्पाद और आकर्षक मूल्य पर दूसरे राज्यों में भी बेच सकेगा। किसानों के लिए हुए ये ऐलान, मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। हर्बल पौधों के उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में 15000 करोड़ का प्रावधान। 53 करोड़ पशुओं के टीकाकरण की योजना, 13343 करोड़ का प्रावधान। 20000 करोड़ की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसकी घोषणा बजट में हुई थी। कोरोना की वजह से इसे तत्काल लागू किया जा रहा है।
मछुआरों को नई नौकाएं दी जाएंगी। 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं इन सब के अलावा वित्त मंत्री का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान पीएम किसान फंड में 18,700 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 6,400 करोड़ का क्लेम पेमेंट हुआ है। लॉकडाउन के दौरान 5,000 करोड़ की अतिरिक्त लिक्विडिटी का लाभ किसानों को हुआ है। लॉकडाउन से देश की अर्थव्यवस्था हुई ध्वस्त। गौरतलब है कि लॉकडाउन की वजह से देश पिछले 50 से भी ज्यादा दिनों से बंद है, जिससे कई लोगों के रोजगार तो गए ही, साथ में देश की आर्थिक स्थिति भी बदहाल हो गई। देश की स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया था, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में फिर से नई जान फूंकी जाएगी। दरअसल देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देश में शुक्रवार शाम तक कोरोना मरीजों की संख्या 83,000 के आंकड़े को पार कर गई, जबकि 2,662 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें रिकवरी रेट की, तो देश में 28,792 लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं, जबकि 51,000 से ज्यादा लोग अभी भी उपचाराधीन हैं। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। देश में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा के बाद जो जहां था वहीं ठहर गया, लेकिन इस बंद का असर सबसे ज्यादा गरीब और मजदूर वर्ग पर पड़ा। न राशन था, न जेब में पैसे और न रहने के लिए अपना घर। इसीलिए बिना मंजिल की दूरी नापी बस निकल पड़े अपने घर। यहां तक तो ठीक था, लेकिन इन लोगों के रास्ते में जो दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ा और दोनों राज्यों की पुलिस का सितम सहना पड़ा, वो दर्द तो ये आंखें ही बयां कर सकती है। एक रिपोर्ट देखिए। पिछले कई दिनों से भूखे प्यासे सड़कों पर तपतपाती धूप में चलने को मजबूर प्रवासी मजदूरों के लिए यूपी की योगी सरकार लगातार प्रयास कर रही है और उन्हें बसों के माध्यम से वापस भेजने का इंतजाम कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस पर प्रवासी मजदूरों को लगातार उत्तर प्रदेश में प्रवेश करवाने के आरोप लग रहे हैं, जिसे लेकर बीते दिनों उत्तर प्रदेश और हरियाणा पुलिस में तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। इस तनाव के बाद जब सड़क मार्ग से प्रवासी मजदूरों का प्रवेश बंद हुआ, तो अब आरोप लग रहा है कि हरियाणा पुलिस प्रवासी मजदूरों को अब जंगलों और नदियों के रास्ते से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करवा रही है, जिसका खुलासा हरियाणा की ओर यमुना नदी पार कर आए रामू नाम के एक मजदूर ने किया है। रामू की माने तो वो सरसावा पुलिस को चकमा देकर कुतुबपुर के जंगलों से नदी पार कर उत्तर प्रदेश में आया है और हरियाणा बॉर्डर पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने ही उसके परिवार को जंगल का रास्ता सुझाते हुए यमुना नदी पार करवाई है। तो अभी यहाँ यमुना नदी के रास्ते से कैसे आए हो? अरे वहाँ यमुना नदी पे उधर बॉर्डर बगल में गए थे, वहाँ पे खड़े थे पुलिस वाले, पुलिस खड़ी थी। कौन सी पुलिस थी? हरियाणा पुलिस थी, यूपी पुलिस थी? हरियाणा पुलिस थी सर। वो बोली कुछ आगे निकलने नहीं दे रही थी, तो बोला इधर से लोग मिले तो बोला इधर से निकल जाओ यमुना नगर से, इधर बगल से। तब मैं उधर से आया हूँ, तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठा हूँ तो हरियाणा वाली पुलिस ने हमको गंगा नदी पार करवा दिया। तो सुना आपने इस मजदूर की बात, जिनका कहना है कि हरियाणा पुलिस की ओर से उन्हें नदी पार करवाई गई है। यही नहीं, हरियाणा के लापरा घाट पर कश्ती के माध्यम से यमुना पार करने के नाम पर भी इन भूखे प्यासे मजदूरों से अवैध वसूली की जा रही है। पंजाब में दिहाड़ी मजदूरी का काम करने वाले सोनभद्र के रहने वाले संदीप ने बताया कि घाट पर कुछ लोगों ने नदी पार करवाने के नाम पर उनसे 150 से 200 रुपए तक की वसूली की। अगर कोई पैसा कम करने की बात करता है तो वो उन्हें पुलिस से पकड़वाने की धमकी देते हैं।
लंबे लाइन लगाकर बंदे पार किए जा रहे हैं, और जो पैसे भी मांग रहा है। अगर पैसे नहीं अगर एक भी बंदा नहीं दे रहा, जिसके पास नहीं है, तो बोल रहा है कि उसको अभी खींच कर ले जाऊंगा, अन्यथा मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा, वो ले जाएगा यहाँ से आपको। मैं पुलिस से बात करके आता हूँ तो तुम लोग को क्रॉस कराऊंगा नदी, ये बोलता है। अभी यहीं पर रुके रहो, बैग लुकवा दो, पुलिस आ जाएगी, मैं उससे बात करके आता हूँ तो तुम्हें क्रॉस करवाऊंगा, तुम लोग जल्दी यहाँ से निकल जाना। तो कितने रुपए लिए क्रॉस करवाने के? 150 रुपये। 150 रुपये एक बंदे से 150 रुपये। वहीं इन सब के अलावा एक मजदूर ने जो दर्द बयां किया, उसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। देवरिया के रहने वाले विनोद ने बताया कि वो 2 दिन पहले जब अपनी गर्भवती पत्नी और सामान को लेकर यमुना घाट पर पहुंचा, तो कश्ती न मिलने से पैदल ही नदी पार करने की ठान ली। बीच नदी में पानी जब कंधे से ऊपर पहुंचने लगा तो पत्नी रोने लगी। पत्नी को बचाने के चक्कर में सारा सामान डूब गया, लेकिन सुकून इस बात का है कि दोनों की जान बच गई। जब ये पानी बढ़ते गया ना छाती पर तक, तो सर मेरी वाइफ की रोक लगी सर, उसमें मेरी वाइफ को बहुत रोने लगी। उसने मैं पार और किया, उसके बाद से उसको लेकर आया सर, उसने रोने लगी, मैं उसको हिम्मत बनवाया बहुत काफ़ी सर। उसको मैंने बहुत उसको बताया था कि तुम हिम्मत मत तोड़ना, मैं तुम्हारा साथ हूँ, हमारे रहते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसने बोली कि आप मेरी जान बचाइए, मेरे सामान छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, जो भी कुछ भी हो छोड़ दीजिए। सारा सामान डूब गया था, तो उसमें हम लोग अब हम भी पौड़ने वाला था। मान लीजिए इतना सामान हम लेकर जाएंगे तो हमको झोल मारेगा, तो हम किसको पकड़ेंगे, तभी तो हम जा सकते हैं ना। इसलिए बोली सामान छोड़ दीजिए आप। हम सामान सारा छोड़ दिए, उसके बाद से दह गया सामान। उसके बाद से क्या किया कि उनको लेकर अपनी वाइफ को उस नदी में उठाकर उसके बाद से लेकर आए। उसने चलने का शक्ति उसने ख़त्म हो गया मेरी वाइफ का, उसने छोड़ दिया शक्ति। इसलिए मैंने उठाया, उसको लेकर आया, और बाहर जब लेकर आया तो बहुत कांपती थी। फिलहाल ये मजदूर अपने घर कब पहुंचेंगे इसका तो पता नहीं, लेकिन इतना तो तय है कि इनकी समस्या के निदान के लिए दोनों सरकारों को सहयोग करने की आवश्यकता है, क्योंकि अब संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बहरहाल इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि 2 पाटों के बीच फंसे ये गरीब मजदूर कोरोना काल में उस अपराध की सजा भुगत रहे हैं जो इन्होंने की ही नहीं है। सहारनपुर से योगेश आर्य की रिपोर्ट, ANB न्यूज़। सरकार की तरफ से इस बात को लेकर यह लगातार दावा किया जा रहा है कि वो मजदूरों की हर तरह से मदद कर रही है, लेकिन करनाल की तस्वीरें विचलित कर रही है। यहां मजदूरों की आंखों में इतना दर्द है कि किसी का भी दिल पसीज जाए, लेकिन सरकार और प्रशासन इन सबकी सुध लेने को तैयार नहीं है। यह रिपोर्ट देखिए। दिन हो गए पैदल चलते हुए, बच्चों को पैदल चला रहा, खुद भी पैदल चल रहे हैं। चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए, कब तक चले। आंखों में आंसू, होठों पर सिसकियां और घर वापसी जाने की उम्मीद। कई दिनों पहले यही सोचकर ये लोग सैकड़ों मील दूर अपने घर के लिए निकले थे। पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन फिर भी घर पहुंचने की उम्मीद नहीं छूटी। पंजाब से निकलकर पुलिस से बचते हुए किसी तरह पंजाब हरियाणा बॉर्डर तो क्रॉस कर लिया, लेकिन जब करनाल पहुंचे तो पुलिस ने डरा धमकाकर वापस भेज दिया। इसके बाद पुलिस से छिपते हुए किसी तरह से खेतों में तो शरण ले ली, लेकिन खाने पीने का कोई इंतजाम न होने के चलते कई दिनों से थके हुए और भूख से तड़प रहे बच्चे खाली पेट ही जमीन पर सो गए। जब हमारे संवाददाता ने इन मजदूरों का हाल जाना तो इनकी आंखों से आंसू छलक पड़े।
आज जो है एएनबी न्यूज की टीम जो है हरियाणा के जिले करनाल के गांव लालूपुरा में पहुंची है। हमारे जो मौजूदगी है लालूपुरा में, यहाँ पर जो है हम कुछ छानबीन कर रहे थे कि मजदूर जो हैं किस तरह से पलायन कर रहे हैं और आपस में लालूपुरा के रास्ते जो है नदी को क्रॉस कर रही है यमुना। कुछ ही दूरी पर यहाँ पर यमुना बनी हुई, यमुना के रास्ते से अपने जो घरों के लिए पलायन कर रहे हैं। और हमारे आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से ये यहाँ पर कुछ महिलाएं भी है, पूरा परिवार है। पंजाब से जो है ये यहाँ तक पहुंचे कर तकरीबन 3 दिनों में इन्होंने अपना सफर तय किया था। आंखों में आंसू है, अभी भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं आंखों में आंसू है। उम्मीद यही है कि एक ना एक दिन हमारे लिए सरकार जरूर व्यवस्था करेगी, लेकिन अगर व्यवस्था की बात करें तो कहीं ना कहीं व्यवस्था बिल्कुल खराब है, बिल्कुल भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आंखों में आंसू, आस यही है एक न एक दिन हम पहुंचेंगे, अपने घर जरूर पहुंचेंगे। इनसे बात करेंगे क्या कुछ उम्मीद है, कितने दिनों में ये पहुंचे, क्या कुछ करना चाहेंगे बहन जी? अपने घर जाना चाहते हैं, घर जाएंगे हम। कितने दिन कहाँ से चले थे आप? 8 दिन हो गए पैदल चलते हुए, बच्चों को पैदल चला रहा, खुद भी पैदल चल रहे हैं। चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए, कब तक चले? खाने के लिए क्या कुछ व्यवस्था हुई है? कुछ भी नहीं मिल रहा, पर किसी ने दे दिया तो खा लिया, नहीं दिया तो भूखे चल रहे हैं। आप देख सकते हैं आंखों में आंसू है। क्या इन गरीबों को आंखों के आंसू पूछने वाला कोई नहीं है? कुछ और मजदूर हमारे साथ है, सबके आप देख सकते हैं पैरों में किस तरह से इनके जो है छाले पड़े हुए हैं। काफी तकरीबन अगर बात करें तो छालों की देख सकते हैं तस्वीरों में, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है आप एएनबी न्यूज पर देख रहे हैं। जो अगर बात करें तो यहाँ से जो है ये हम लालूपुर गाँव में काफी मजदूर है, कुछ मजदूर है, उनसे भी बात करेंगे क्या कुछ उम्मीद है इनको, क्या कुछ करना चाहिए। बहन जी कहाँ से निकले आप, कहाँ से जाना है, कहाँ पे रुके अभी? हमें ऊपी जाना है, हम परेशान है, नहीं कुछ खाने को नहीं कुछ है। हम और चलते चलते और छाले पड़ गए पैरों में, हाथों पैरों में दर्द हो रहा है, चला नहीं जा रहा है। कब तक चले हम पैदल? 8 दिन हो गए हमें चलते हुए, अब हमने ऊपी जाना चाहते हैं। हमारी कोई व्यवस्था करो, हमें घर पहुँचाओ। कहाँ से चले थे आप अभी, कहाँ पर? पंजाब से, गढ़शंकर घाई से। पुलिस वाले क्या बोलते हैं आपको? पुलिस वाले जाने नहीं देते, अगर उनसे ज्यादा नहरे पाते करो, पाँव छूते हैं, फिर भी वो नहीं निकलने देते। और कुछ कहो तो डंडे मारते हैं, कहते हैं नहीं जाओगे इधर ही रहोगे, धमकाते हैं, मारते हैं। तो ये थे हमारे साथ कुछ महिला मजदूर, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से आंखों में आंसू हैं। थोड़ी सी राहत जरूर मिली, हालांकि ऊपर वाला जरूर इनके ऊपर जो मेहरबान है। ऊपर मौसम भी जो है बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अगर सरकार की बात करें, सरकार इन मजदूरों की तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रही है, इनका प्लान क्यों नहीं रोका जा रहा है, आखिर कारण क्या है? जहाँ पर ये काम करते हैं वहाँ के जो मालिक है इनको घरों से बाहर निकाल रहे हैं, लगातार इनका प्लान चल रहा है। अगर हम करनाल जिले की बात करें तो तकरीबन काफी मजदूर जो है यहाँ से पैदल चलते हुए पैरों में छाले हैं। आस यही है, उम्मीद कोई हमारे लिए जरूर कुछ न कुछ आस करेगी सरकार से, यही उम्मीद करके ये यहाँ तक पहुंचे हैं। कुछ और महिला क्या कुछ कहना चाहिए? अभी पहुंचे जाते हैं, हम घर पे जाना चाह रहे हैं, हमें घर पे पहुंचाओ। कुछ मजदूरों से इसलिए कहला कि हमारे घर पे पहुंचा दो, हमें खाने को नहीं मिलता है, पहनने को नहीं मिलता है। मतलब हम काम कर रहा था, हमारा ठेकेदार भाग गया था मैं छोड़ के, और वहाँ से हम भागे थे, इसके हमारे बच्चों को खाने को नहीं दिया था किसी ने। तो हमने की बच्चों को ले अपने घर पहुंचाएंगे, तो रास्ते में कोई तुम जैसे भैया मिल जाते थे, वो हमें खिला देते थे, तो हम बच्चों को खिला देते, अपना खाते की बच्चों को खिलाते थे। पुलिस वाले मिल जाते, डंडे मारते, बच्ची बीमार पड़ गई है चलते चलते तत्वों में। अब हम घर जाना चाहते हैं, अब इतना सुविधा कर दो, हम घर पहुंच जाए। साना ऊपी जाना है। ये थे हमारे साथ जो सपना, इनको जो है उत्तर प्रदेश जाना है। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनसे भी इनकी अपील यही है, सरकार हमारे बारे में जरूर सोचे, हमारा ख्याल करे। चलते चलते इतनी दूर पहुंच चुके हैं, पैरों में छाले पड़ चुके हैं, आराम करने का जो समय है थोड़ा मिला है, यहाँ पर आराम भी कर रहे हैं। पैरों के छाले भी हमने आपको दिखाए। क्या इनके आंसुओं का जवाब देने के लिए सरकार के पास कोई जवाब है या नहीं? हम भी एएनबी न्यूज के माध्यम से इन मजदूरों से यही अपील करेंगे कि इनकी व्यवस्था जो है जहां पर है वहीं पर ही सरकार करे। अगर जिला प्रशासन की व्यवस्था की बात करें, जो जिला प्रशासन है हालांकि व्यवस्था जरूर की गई है, मगर इनको जो है जब ये पंजाब से आते हैं, पंजाब के बॉर्डर पर ही आखिर क्यों नहीं रोका जा रहा है? पंजाब क्रॉस किया, पंजाब के बाद अंबाला क्रॉस किया, अंबाला के बाद कुरुक्षेत्र क्रॉस किया, उसके बाद ये करनाल पहुंचे। करनाल के जो है ये लालूपुरा गाँव है, यहाँ पर ये पहुंचे यमुना के रास्ते से। उम्मीद है कि आज नहीं तो कल जो है हम अपने प्रदेश जरूर पहुंच जाएंगे। ये तस्वीरें जो है करनाल के जिले से आप देख रहे हैं। अमित भटनागर, एएनबी न्यूज, करनाल।
और इसी के साथ ही क्या बोलती दुनिया में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।